हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स की क्लास में। देखिए, ओ लेवल में जो फर्स्ट पेपर होता है M1R5, उसका हम जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर को यहाँ पे हम कराने वाले हैं। तो जिसका भी ओ लेवल का एग्ज़ाम जुलाई 2025 में है, वो सभी लोग इस चैप्टर को पूरा देख लेंगे और फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट चैप्टर है वो इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये नोट्स भी आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। वीडियो देखने के बाद आप इस नोट को रीड कर लेंगे, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर का। जो हमारा नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। याद रखेंगे, कंप्यूट शब्द से हुई है, जो कि लेटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब जो होता है वो होता है संगणक या फिर गणना करना। देखिए, संगणक या फिर गणना करना दोनों इसी के शब्द हैं। संगणक भी इसे कहते हैं, कंप्यूटर को संगणक आप याद रखेंगे, और इसे गणक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गणक। एक से दो नाम इसके मोर देन वन नेम है, तो ध्यान रखें कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना, जिस कारण इसका कंप्यूटर का हिंदी में जो नाम होता है वो संगणक या गणक होता है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन टू कंप्यूटर की। कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ाएंगे हम, इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिखी है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है और प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में जानकारी प्रदान करता है। यानी कि कंप्यूटर का जो वर्क होता है वो क्या होता है? सबसे पहले डेटा को इनपुट करेगा। कंप्यूटर डेटा को क्या करता है? इनपुट करता है। इनपुट के बाद उसे प्रोसेस करता है, और प्रोसेस के बाद उसे क्या करता है? इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। प्रोसेस हुए डेटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। अनप्रोसेस्ड डेटा को हम डेटा कहते हैं। इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, या फिर हम बोल सकते हैं आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, कंप्यूटर डेटा को क्या करेगा? सबसे पहले इनपुट लेगा, इनपुट के रूप में स्वीकार करेगा, फिर उसे प्रोसेस करता है, और फिर उसे आउटपुट हमें देता है। आउटपुट को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। आपको याद रखना है, कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस्ड डेटा को इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्धारित आंकड़ों पर दिए गए श्रृंखला के अनुसार विशेषीकृत प्रक्रिया में अपेक्षित सूचना या परिणाम प्रस्तुत करती है। आगे देखिए, चूंकि यह एक मशीन है इसलिए स्वतंत्र रूप से कार्य न करके विशेष रूप से दिए गए निर्देशों के अनुसार, देखिए ये कंप्यूटर जो है इसके पास खुद का माइंड नहीं होता, निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। यह एक जटिल तकनीक पर आधारित मशीन है। क्या है? जटिल तकनीक पर आधारित मशीन है जो निम्नलिखित अत्यंत सरल कार्य कर सकती है। चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया वही है, जो दिए गए निर्देश को इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। फिर उसे प्रोसेस करता है कंप्यूटर, और इसके बाद आउटपुट हमें दे देता है, या फिर हमें इंफॉर्मेशन दे देता है, इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है। तो ये कंप्यूटर की परिभाषा होगी, सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, देखिए इजी टॉपिक है, लगभग सभी बच्चे पढ़ चुके होंगे पहले एकेडमिक में। नहीं पढ़ा तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, आपको आ जाएगा। बट इजी है टॉपिक, इसे ज़्यादा टाइम देना यहाँ पे उचित नहीं है। आगे लिखा है, करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं यहाँ पे चर्चा की गई है। देखिए, कंप्यूटर में जो विशेषताएं होती है वो स्पीड होती है, और एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता होती है, और इकोनॉमी होती है, मितव्ययिता होती है, यानी कि कम खर्च में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता होती है। मतलब अगर आप कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन गलत देंगे तो गलत ही आउटपुट ये बताएगा, बट इंस्ट्रक्शन सही देंगे तो ये बिल्कुल सही आउटपुट बताएगा। जैसे कि एग्जांपल में आप कैलकुलेटर ले सकते हैं, भले ही आपको रियल में नहीं पता हो,
जैसे 1356 इंटू 9 मैंने कर दिया, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा। बट आप कैलकुलेटर कंप्यूटर का यूज करेंगे तो आपको इस पर इतना विश्वास है कि जो भी आंसर आएगा आप उसे सही मान लेंगे, तो इसे रिलायबिलिटी बोलेंगे। स्टोरेज एंड रिट्राइवल यानी कि संग्रहण और पुनः प्राप्ति। संग्रहण का मतलब हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीवल और इससे बार बार डेटा को हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या फिर बैकअप ले सकते हैं। रिपीटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी, बारंबारता संसाधन क्षमता यानी कि प्रोसेसिंग कैपेसिटी को रिपीट कर सकते हैं। ऑटोमेशन, ये कंप्यूटर क्या होता है, ऑटोमेटिक रूप से वर्क करता रहता है। हम इसमें जो भी कमांड इसमें सेव कर देंगे, आप आराम से सो जाइए, इसे कमांड देके ये ऑटोमेटिक वर्क करता रहेगा। नेचर फ्रेंडली, प्रकृति से दोस्त होता है, इसे चलाना काफ़ी ईजी है। हम लोग मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, ये हमारा यूजर फ्रेंडली हो गया। कम्युनिकेशन इसके माध्यम से कर सकते हैं। ये कुछ कंप्यूटर की जो विशेषताएं वो यहाँ पे दी गई हैं, तो आपको ये सबको पता है और आप रीड कर लेंगे इन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे जो कंप्यूटर है सीपीयू, उसका ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है। सीपीयू के जो 3 पार्ट होते हैं, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इनपुट डेटा करेंगे, डेटा को हम इनपुट करेंगे। उसके बाद देखिए सीपीयू में डेटा जाएगा, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट लगा होता है, एएलयू लगा होता है और मेमोरी यूनिट लगा होता है। कंट्रोल डेटा इस टाइप से हमने इनपुट किया, सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा और उसके बाद जो अगर उसमें कोई अर्थमेटिक इक्वेशन है तो एएलयू के पास जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में जितने भी अर्थमेटिक इक्वेशन है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सारे के सारे काम एएलयू करता है। और उसके बाद डेटा मेमोरी के पास जाएगा अगर आपको डेटा को सेव करना है। अगर सेव नहीं करना है फिर से कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा और ये आउटपुट प्रोवाइड करा देगा। इस टाइप से डेटा चलता है। कुल मिला के ये सीपीयू है। सीपीयू के मेन 3 पार्ट होते हैं, याद रखेंगे आप, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट। जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं, वो 3 भागों में ये बटा होता है और जैसे सीपीयू को कंप्यूटर का हम ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे प्रोसेस होने का बाद पूरा का पूरा जो डेटा है वो इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। देखिए डेटा जो है, डेटा किसे कहते हैं, जो रो और कॉलम होते हैं या फिर कच्चे तथ्य होते हैं। कच्चे तथ्य का मतलब है मेरे पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन है और उसकी कोई जानकारी नहीं कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है या काम की नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। कंप्यूटर में हमेशा जो इनपुट किया जाता है वो डेटा किया जाता है, ये हम बात आपको पहले ही पहुंच चुके हैं। यानी कि मीनिंगलेस डेटा जो होता है उसे हम डेटा कहते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका कोई हमें अभी निष्कर्ष नहीं पता है कि इसमें वो जानकारी है या नहीं है, उसे डेटा कहते हैं। ठीक है, सिर्फ संभावना के तौर पे जो हम जानकारी कलेक्ट करते हैं उसे डेटा कहते हैं। जैसे पुलिस वाले आते हैं, जो इन्फॉर्मेशन करते हैं, पूछताछ करते हैं, वो डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब वो इन्फॉर्मेशन कितनी साबित होगी कितनी नहीं होगी, वो न्यायालय में जज यानी कि न्यायाधीश बताएंगे, वो प्रोसेस होने के बाद। तो डेटा इसे कहते हैं। कोई भी ऐसी जानकारी जिसका मतलब 1% भी संभावना है कि इसमें से मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सकती है, उसे डेटा कहेंगे। फिर प्रोसेस किया जाता है, पूरा का पूरा प्रोसेस किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको पुलिस का एग्जाम्पल दिया, पुलिस आती है, जितने भी लोगों से जानकारी लेती है, लेके चली जाती है, उसे डेटा हुआ। प्रोसेस को हम बोल सकते हैं, जो जज साहब होते हैं केस को सुनते हैं और पूरी की पूरी प्रक्रिया, जितना पुलिस ने उन्हें जो भी डेटा दिया है या जो भी उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है, उसमें से इंफॉर्मेशन जानकारी जज साहब निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन सुना देंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन कहेंगे। अब ये जो है पक्के तथ्य, जो डेटा होता है वो होता है कच्चा तथ्य, यानी कि कच्चे फैक्ट, रो फैक्ट, कच्चे तथ्य। और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है पक्की जानकारी। क्या होगी, पक्की जानकारी, पक्की जानकारी, यानी कि जो अब कंफर्म हो चुकी है और आपके यूज की है, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है। सीधी सी परिभाषा ये निकल के आ रही है कंप्यूटर की। नेक्स्ट आगे देखिए, बात करते हैं अनप्रोसेस्ड डेटा। अनप्रोसेस्ड डेटा, अनप्रोसेस्ड डेटा वही होता है जो डेटा है जो अभी प्रोसेस नहीं हुआ, उसके बाद डेटा को प्रोसेस किया जाता है, फिर रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग इसे मीनिंगफुल सेंस में चेंज कर दिया जाता है और इसे ही इन्फॉर्मेशन कहते हैं, पहले ही बता दिया। अब बात करते हैं कंप्यूटर में दो तरह के हार्डवेयर होते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में हम डायरेक्ट इनपुट करते हैं और इनडायरेक्ट इनपुट करते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस जो होती है वो होती है टच स्क्रीन, माउस और लाइट पेन और कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस का मतलब है जिन डिवाइसों के माध्यम से हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन एंटर कराते हैं।
तो टच स्क्रीन, माउस, लाइट पेन, कीबोर्ड ऐसे बहुत सारे होते हैं। MICR होता है, जितने भी डिवाइस हैं एक MICR होता है, ठीक है। बारकोड रीडर होता है, बारकोड रीडर होता है, OMR होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये सारी की सारी इनपुट डिवाइस हैं, बहुत सारी है। बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। देखिए आउटपुट डिवाइस क्या होती है। आउटपुट डिवाइस जो है, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। तो जनरली क्या करेंगे आप, आउटपुट डिवाइस याद कर लेंगे। देखिए ज़्यादातर के पीछे ER या OR लगा होगा। आउटपुट डिवाइस जो है इनके पीछे ER और OR लगा होगा। ये आउटपुट डिवाइस है, इनकी पहचान याद रखेंगे। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइस है। इस ज़्यादातर आउटपुट डिवाइस सभी बच्चे याद कर लेंगे, और इसके अलावा जो भी डिवाइस होंगी वो इनपुट डिवाइस होंगी। MIPS इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये फुल फॉर्म याद करेंगे, MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये जरूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कंप्यूटर में जो अभी मैंने बताई थी कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक विशेषताएं, उसमें एक था ऑटोमेशन, यानी कि स्वचालित। इसकी यहाँ पे जल्दी से मैं पढ़ के सुना देता हूँ, सभी को इसकी मतलब पता है। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है। यह एक स्वचालित मशीन होती है, यानी कि ऑटोमेटिक मशीन होती है। यह बहुत सारे कार्यों को बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के पूरा कर सकती, तो इसे कहते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन ऑटोमेटिक जो कार्य होते हैं उसे कहते हैं। आगे देखिए स्पीड, कंप्यूटर अधिक गति के साथ किसी भी कार्य को कर सकता है, बिल्कुल स्पीड है ये। कम कंप्यूटर एक सेकंड के समय में 1 मिलियन या उससे अधिक निर्देशों को क्रियान्वित कर सकता है। यानी कि एक सेकंड में 1 मिलियन से ज़्यादा जो निर्देश है उसे कंप्यूटर क्या कर सकता है, क्रियान्वित कर सकता है। उसके बाद एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। देखिए बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी में देखिए क्या है, हम कंप्यूटर बिना गलती किए पूरी गणनाएं सही सही कर सकता है। कंप्यूटर जो है बिना गलती किए पूरी गणनाएं सही सही कर सकता है। इसकी एक्यूरेसी बहुत अधिक होती है, जिससे ये कभी भी कोई गलती नहीं कर सकता है, और सभी गणनाओं को उसी एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। कंप्यूटर में कोई गलती तभी आ सकती है जब व्यक्ति द्वारा, देखिए कंप्यूटर तभी गलती करेगा जब व्यक्ति द्वारा गलत इनपुट या निर्देश दिया जाए। पहले ही मैंने आपको बताया, अगर आप कंप्यूटर में निर्देश गलत देंगे तो बिल्कुल इसमें एक्यूरेसी है वो क्या हो जाएगी, वो गलत हो जाएगी। वैसे इसमें एक्यूरेसी गलत होती नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिलीजेंसी का मतलब होता है कर्मठता। अब आप कहेंगे सर कर्मठता क्या होती है। कर्मठता का मतलब होता है जो जैसे बिना थके लगातार कार्य करना, क्या होता है, बिना थके लगातार कार्य करना। देखिए आप कोई भी काम अगर किसी वर्कर से कराते हैं तो वो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे मैक्सिमम 8 घंटे के बाद वो थक जाएगा, उसे रेस्ट चाहिए। अगर आप वही कार्य जो कंप्यूटर से कराते हैं तो वो नहीं, मना नहीं करेगा और कंटिन्यू कार्य करता रहेगा। तो इसे हम डिलीजेंसी या कर्मठता कहते हैं। कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना थके लगातार कर सकता है, इसे किसी भी प्रकार की थकान नहीं होती है, जिससे ये किसी कार्य को बिना किसी गलती के लगातार कर सकता है। कंप्यूटर में इस क्षमता की वजह से मानव कार्य में काफ़ी विकास हुआ है, ठीक है। जितनी भी इंडस्ट्री हैं सभी में मशीनों का यूज होने लगा, और सारी की सारी मशीनें जो है वो कंप्यूटर की एग्जाम्पल हैं। तो आप ये भी इसकी विशेषता याद रखेंगे। अगली विशेषता की बात करते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी। देखिए जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में बहुत विशाल मेमोरी होती है। बिल्कुल आप जितनी चाहेंगे उतनी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी ऐड कर सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में उत्पादित परिणाम, प्राप्त निर्देश, डेटा, सूचना, अन्य सभी प्रकार के डेटा विभिन्न रूपों में संचित किया जा सकता है। भंडारण क्षमता के कारण कंप्यूटर कार्य को दोहराव से बचाया जा सकता है। यानी कि कंप्यूटर कार्य को दोहराव से, यानी कि कोई भी कार्य एक बार कर लेंगे या PDF आप एक बार बना लेंगे, सेव कर लेंगे, तो आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी का एडवांटेज है। चलिए आगे बात करते हैं, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब है रिलायबिलिटी। देखिए यह एक भरोसेमंद मशीन है और इसका जीवन काल लंबा होता है।
इसके सहायक उपकरणों को आसानी से बदला और रखरखाव किया जा सकता है। देखिए इसके जो उपकरण है उसे आसानी से बदला और रखरखाव, यहाँ पे बदला होगा, बदला और रखरखाव किया जा सकता है। ठीक है, ये इसकी रिलायबिलिटी है। आगे देखिए नेचर फ्रेंडली, कंप्यूटर बिना कार्य करने के लिए कागज का इस्तेमाल नहीं करता। कंप्यूटर क्या नहीं करता? कागज का इस्तेमाल नहीं करता, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही बनते हैं, निम्न में से कौन से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए कंप्यूटर अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के रक्षक होते हैं, इन्हें प्रकृति का रक्षक माना गया है, और इससे लागत में भी कमी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर की सीमाएं। देखिए कंप्यूटर में कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस की बात करते हैं। कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं इसकी? पहली बात, कंप्यूटर एक मशीन है जिसे अपना कार्य करने के लिए हम इंसानों पर निर्भर रहना पड़ता है। कंप्यूटर को इंसानों पर निर्भर रहना पड़ेगा, इंसान इसे जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। जब तक इसमें निर्देश प्रविष्ट नहीं होंगे यह कोई भी परिणाम उत्पादित नहीं कर सकता। यानी कि जब तक कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे ये कोई भी परिणाम या आउटपुट जनरेट नहीं कर सकता है। दूसरा, इसमें शिक्षक नहीं होते, या फिर हम बोल सकते हैं इसमें खुद का दिमाग नहीं होता, यह बुद्धिहीन मशीन है। देखिए बुद्धिमान नहीं लिखा है, बुद्धिहीन मशीन है। कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता, ध्यान रखेंगे। इसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। वर्तमान समय में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कंप्यूटर्स में सोचने और तर्क करने की क्षमता विकसित की जा रही है। देखिए कंप्यूटर में के पास खुद का दिमाग नहीं होता, बट अब जो एआई है उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ मशीन को इतना हम इंटेलिजेंट बना रहे हैं जो मानव जैसे सोच सकती है, वर्क कर सकती हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं कंप्यूटर की उपयोगिता। आधुनिक युग में कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज के प्रारंभ की तरह सिर्फ गणना नहीं करते, बल्कि इन दिनों कंप्यूटर का उपयोग हर जगह, जैसे घरों, शैक्षणिक संस्थानों, व्यवसाय, चिकित्सा, सरकारी अस्पताल, कृषि, रिसर्च, बैंकिंग आदि में इसका उपयोग किया जाता है। तो इन सभी में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आजकल कोई भी काम है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री है, बिना कंप्यूटर के हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के प्रकार। देखिए कंप्यूटर के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से जनरली क्वेश्चन आना ही है, कोई भी एग्जाम हो, जरूरी नहीं सिर्फ ओ लेवल के अलावा भी जितने एग्जाम है सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कंप्यूटर को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए कंप्यूटर के जो मेन पार्ट होते हैं उन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है एनालॉग, क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो होता है जो फिजिकली डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। जैसे मान लीजिए जो हमारी जो तराजू होती है, तराजू वेट तौलते हैं एनालॉग वाली, वो एनालॉग कंप्यूटर है एक तरीके से। ऐसी कोई भी मशीन जिससे हमें डेटा क्या होता है, जिससे हमारी हेल्प होती है या डेटा रीड करता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वो होते हैं जो डिजिटल रूप से डेटा को क्या करते हैं, रीड करते हैं, प्रोसेस करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर वो होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण होते हैं। देखिए एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं 4। पहला होता है माइक्रो, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम और सुपर। माइक्रो कंप्यूटर वो होते हैं जो बिल्कुल छोटे होते हैं, या फिर जो सिंगल यूजर के लिए बनाए गए हैं, जैसे लैपटॉप, ये माइक्रो कंप्यूटर है। लैपटॉप माइक्रो कंप्यूटर है। पीसी या डेस्कटॉप ये माइक्रो कंप्यूटर है। जो हम लोग यूज करते हैं सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े से बड़े होते हैं, बट मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। ठीक है, इन्हें मिनी कंप्यूटर कहते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर से बड़ा होगा, सुपर कंप्यूटर से छोटा होगा। ये इंडस्ट्रियल में यूज किया जाता है, जैसे रेलवे हुआ, बैंकिंग हुआ, इनमें मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। सुपर कंप्यूटर ये जनरल पर्पस यूज कंप्यूटर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ साइंस और डिफेंस में यूज किया जाता है। सुपर कंप्यूटर इसमें बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं। ठीक है, देखिए माइक्रो कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते हैं, मिनी कंप्यूटर माइक्रो से बड़े होंगे और मेन फ्रेम से छोटे होंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़ा होगा और सुपर कंप्यूटर से छोटा होगा। जल्दी जो सुपर कंप्यूटर है
वो हम लोगों के यूज के लिए नहीं होता, साइंस और डिफेंस और रिसर्च में इसका यूज किया जाता है। भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था वो था 1998 में बनाया था विजय भटकर ने। परम 8000 क्या था? परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था, परम 8000, ध्यान रखेंगे। 1991 में सीडैक पुणे ने बनाया था, सीडैक पुणे। और इसके जो निर्देशक थे वो थे विजय भटकर। कौन थे? विजय भटकर। ये ध्यान रखेंगे, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर। चलिए आगे बात करते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। दो तरह के होते हैं, स्पेशल पर्पस, जनरल पर्पस। जनरल पर्पस कंप्यूटर वही जो हम लोग यूज करते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वो होते हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए डिजाइन किए जाते हैं और उन्हें रिजर्व कर दिया जाता है कि कोई कंप्यूटर ऐसा है तो उसका एक ही वर्क किया जाएगा। ज़्यादातर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो है वो डिफेंस और जो रिसर्च है उसमें यूज किए जाते हैं। देखिए अब बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की जल्दी से। ऐसा कंप्यूटर जो भौतिक, मैंने बताया था, जो फिजिकल रूप से रीड करता है, भौतिक राशियों जैसे दाब, ताप, दूरी आदि को माप कर सकता है, उनके अंकों को बताता है, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे थर्मामीटर एनालॉग कंप्यूटर है, पेट्रोल पंप पे लगा मशीन एनालॉग कंप्यूटर है, अभी मैंने आपको बताया था एक तराजू एनालॉग कंप्यूटर है। बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। तो डिजिटल कंप्यूटर, देखिए डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल टेक्नोलॉजी जीरो और वन पे काम करता है, जीरो और वन पे काम करता है डिजिटल कंप्यूटर। और इसे ही बाइनरी नंबर क्या कहते हैं, या बुलियन अलजेब्रा कहते हैं, या जीरो और वन को ऑन ऑफ कहते हैं, आधार पर कार्य करता है। अधिकांश कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं जो निम्नलिखित है। अब देखिए माइक्रो कंप्यूटर, एक एक करके कंप्यूटर को एक्सप्लेन किया गया, हम जल्दी से रीड करके बताएंगे थोड़ा। देखिए माइक्रो कंप्यूटर, ये आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर का नाम क्या है? सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर का नाम है अल्टेयर 8800। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर का नाम है अल्टेयर 8800, याद रखेंगे। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर की क्षमता माइक्रो प्रोसेसर से अधिक किंतु मेन फ्रेम से कम होती है। अभी मैंने आपको जैसा कि बताया था, आप सिर्फ और सिर्फ वही साइकिल याद करेंगे। इसका प्रयोग कॉमर्शियल यूज में डिजाइन करने के लिए किया जाता है। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर जो है वो है PDP-8। पहला मिनी कंप्यूटर है PDP-8, याद रखेंगे। और जो पहला माइक्रो कंप्यूटर वो है अल्टेयर 8800। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर पर कोई यूजर एक साथ काम कर सकता है और एक ही समय में अलग अलग कार्यों को भी कर सकते हैं, अर्थात मल्टी यूजर व मल्टीटास्किंग होते हैं। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर जो मैंने आपको पहले से ही बताया, जैसे रेलवे का नेटवर्क है या बैंकिंग का नेटवर्क है, इसमें एक एक बार में कई सारे यूजर काम करते हैं, और कई सारे यूजर जब काम करते हैं तो इन्हें कहते हैं मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग कंप्यूटर। क्या कहते हैं? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। आप हो सकता है वैसे भूल जाए, बट आप बैंक और रेलवे का याद रखेंगे, जो नेटवर्क होता है उनका जो कंप्यूटर होता है वो मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग होता है। एक बार में कई सारे एक सर्वर पे वर्क करते होते हैं लोग, और सारी की सारी डिजिटल रूप से इंफॉर्मेशन अपडेट होती है। आप ही बताइए, जैसे बिहार एज माई ट्रेन एप्लीकेशन है, हर स्टेशन हर ट्रेन का जो अपडेट होता है वो तुरंत का तुरंत हर मिनट पे वो क्या करता है, अपडेट करता है। तो बहुत सारे लोग मल्टी यूजर एक बार में सारे के सारे वर्कर काम कर रहे होंगे, और क्या है, मल्टीटास्किंग, एक साथ बहुत सारे टास्क किए जा रहे हैं, तभी तो बताता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर काफ़ी बड़ा होता है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग होता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। इसकी प्रोसेसिंग क्षमता अन्य सभी कंप्यूटर से अपेक्षाकृत तीव्र होती है। यह दुनिया में सबसे तेज गणना करने वाली मशीन है। दुनिया में सबसे तेज गणना करने वाली मशीन सुपर कंप्यूटर है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो है क्रे 1। देखिए पहला सुपर कंप्यूटर है वो सर सैमुअल क्रे ने बनाया था। किसने बनाया था? सैमुअल क्रे। इसलिए इन्होंने अपने नाम पे नाम रखा था, वो रखा था क्रे 1।
भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000, सीडेक पुणे ने बनाया था, 1991 में बनाया था। इसके जो डायरेक्टर थे वो थे विजय भटकर, ध्यान रखेंगे। जिसे क्रे रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया, इन्वेंटर सैमुअल रोबर क्रे, वही मैंने बताया सैमुअल क्रे इनके इन्वेंटर थे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, उसके बाद दूसरा आया परम 10,000 है, जिसे सीडेक पुणे के नाम संस्था द्वारा तैयार किया गया है। वही पॉइंट है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया गया है और आप ये पॉइंट भी अच्छे से याद रखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनने हैं वो यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। नेक्स्ट देखिए, परम पैरेलल मशीन, परम का नाम होता है पैरेलल मशीन, सीडेक पुणे है वो परम नाम से कंप्यूटर है उसे बनाती है। आप इतना ध्यान रखेंगे। देखिए हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, भारत में जो सुपर कंप्यूटर है एक तो बनाती है सीडेक पुणे, ये परम नाम से बनाती है। क्या बनाती है? परम नाम से सीरीज आएगी, जैसे परम 8000, परम 10,000, ठीक है। एक बनाती है भाभा, बार्क, ये अनुपम नाम से सीरीज आती है, अनुपम, ध्यान रखेंगे। बार्क जो बनाती है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो अनुपम नाम से कंप्यूटर बनाती है, और जो सीडेक पुणे बनाती है वो परम नाम से कंप्यूटर बनाती है, सुपर कंप्यूटर बनाती है। परम का मतलब होता है पैरेलल मशीन, सीडेक का मतलब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। वर्तमान में सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर जो है वो फ्रंटियर है, यूएसए का है, और भारत का जो एरावत है। बिल्कुल याद रखेंगे, भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अभी है वो है एरावत। और वैसे विश्व का बात करें तो है ये फ्रंटियर, वर्ल्ड का कौन सा है? फ्रंटियर, और इंडिया का जो है वो एरावत है। बहुत ही डिसिप्लिन से चीज़ें लिखी गई हैं, आपको फालतू का ना पढ़ना पड़े, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी हैं और मैंने खुद अपने हाथों से ये नोट्स बनाए हैं। चलिए अब कुछ पॉइंट पे बात कर लेते हैं। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो अबेकस था, ये पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है वनडे एग्जाम की तरफ से भी, जिसका निर्माण चीन में हुआ था। भारत का पहला जो कंप्यूटर है वो कौन सा था? वो सिद्धार्थ था, याद रखेंगे। फादर्स ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, मदर्स ऑफ कंप्यूटर एडा लवलेस, ये प्रथम प्रोग्रामर थी। चार्ल्स बेबेज और एडा लवलेस एक ही कंपनी में काम करते थे दोनों। आधुनिक कंप्यूटर के पिता एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, ये बात भी आप याद रखेंगे। आधुनिक कंप्यूटर के जो पिता है वो किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर मैंने पहले ही बताया था, डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ है अनेक गुणधर्मों से युक्त पदार्थ कंप्यूटर, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुण विद्यमान हो, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब बात करते हैं कंप्यूटर के इतिहास की। कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की खोज, उसके सुधार का इतिहास 2500 वर्ष से भी पुराना है, लेकिन कंप्यूटर का आविष्कार आज की पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। आज हर कोई कंप्यूटर के बारे में जानना चाहता है और समझना चाहता है। आधुनिक समय में एक से बढ़कर एक हाईटेक कंप्यूटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और मैकेनिकल युग की बात करेंगे इसमें। देखिए अब आ गया मैकेनिकल युग, हेडिंग पड़ी है मैकेनिकल युग, और यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ट बना हुआ है और आप लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सावधानी पूर्वक इस चार्ट को रिवीजन कर लेंगे। देखिए बात करते हैं अबेकस की। इसकी अबेकस का जो आविष्कार है वो चीन में हुआ था और ये 600 बीसी में हुआ था। विशेषता इसकी क्या थी? लकड़ी के फ्रेम में लगी तारों के द्वारा गणना की जाती है। अबेकस आप सभी ने देखा है। इसका यूज जो था सिर्फ और सिर्फ जोड़ने और घटाने के लिए करते थे, इसीलिए इसको अबेकस को एडिंग डिवाइस कहते थे। क्या कहते थे? एडिंग डिवाइस या फिर एडिंग मशीन, ध्यान रखेंगे, ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अबेकस को एडिंग डिवाइस कहा जाता था। अब बात करते हैं नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स का आविष्कार है वो जॉन नेपियर ने किया था, 1617 में किया था। हड्डियों द्वारा बनी मशीन जिसमें 0 से 9 अंकों को स्टोर किया जा सकता था। गुणा और भाग करने के लिए नेपियर बोन का यूज किया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं स्लाइड रूल। तीसरी डिवाइस कौन सी है हमारी? स्लाइड रूल। स्लाइड रूल ये अगली डिवाइस है। इसका नाम देखिए, विलियम और ट्रेट जर्मनी के जो थे उन्होंने इसे बनाया था। लघु गणकीय गणनाओं को करने के लिए 2 मार्क्ड ब्लॉक का प्रयोग किया जाता था। लघु गणक गणनाओं में इसका उपयोग होता था, यानी कि छोटी छोटी क्वेश्चंस आ गई थी उनमें लघु इसका स्लाइड रूल का यूज होने लगा था।
डिफरेंस इंजन की बात करें तो डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ये चार्ल्स बेबेज जो थे वो इंग्लैंड के थे, 1822 में बनाया था। इस मशीन में गियर और सॉफ्ट शामिल हैं, यह एक भाप पर काम करती थी। इसमें जो डिफरेंस इंजन है वो किससे चलता था, वो भाप से चलता था, ध्यान रखेंगे। दशमलव के 20 स्थान तक गणनाओं को कर सकता था। देखिए धीरे धीरे जैसी मशीनें आती गई वैसी इनकी गणनाओं की जो पावर है वो बढ़ती गई। यानी कि जो पास्कल था वो जोड़ घटाना कर सकता था, नेपियर बोन था गुणा भाग कर सकता था, स्लाइड रूल है या वो लघुगणक इक्वेशन करने लगा, और डिफरेंस इंजन आया वो भी इक्वेशन करने लगा, और दशमलव के 20 अंक तक जो है वो गणना करने में सक्षम था। ये एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया 1833 में। इस मशीन में मुख्यतः 5 भाग थे: इनपुट इकाई, स्टोर और मिलर, कंट्रोल, आउटपुट डिवाइस। सभी तरह की गणितीय गणनाओं को ये कर सकता था। अब जो एनालिटिकल इंजन आया वो हर तरह की जो मैथमेटिकल इक्वेशन से होते हैं कर सकता था। अब बात करते हैं टेबुलेटिंग मशीन की। टेबुलेटिंग मशीन और मार्क वन, ये दो रह गए, इन्हें भी खत्म करते हैं। अभी आप लोग याद कर लेंगे सारे के सारे। टैबलेटिंग मशीन की बात करें तो टैबलेटिंग मशीन देखिए हरमन होलेरिथ अमेरिका के जो थे उन्होंने बनाया था, और इस मशीन का यूज जो हुआ था वो सबसे पहले अमेरिका की जनगणना करने के लिए यूज हुआ था, ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट पूछा जाता है। 1989 में बनाया था। यह डेटा को पढ़ने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता है। देखिए पंच कार्ड के जो फाउंडर हैं वो भी हरमन हेलोरिथ है, पंच कार्ड, और टेबुलेटिंग मशीन के जो फाउंडर है वो भी हरमन हेलोरिथ है, इन्हें याद रखेंगे आप। इसका प्रयोग वर्ष 1890 की जनगणना के दौरान हुआ था। जनगणना जो हुई थी वो हुई थी यूएसए की। अमेरिका की जनगणना में टेबुलेटिंग मशीन का यूज किया गया था। बात करते हैं मार्क वन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका जो आविष्कार किया वो हार्वर्ड हैकेन ने किया, ये अमेरिका के थे 1944 में। विश्व की पहली स्वचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, देखिए पहली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है वो कौन सी है, मार्क वन है। डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था, गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो हार्डवेयर या फिर आविष्कार हुए उनका पूरा का पूरा यहाँ पे चार्ट था, और आप लोग पूरा इसे अच्छे से याद कर लेंगे। आगे देखिए अभी और है इसमें पास्कलाइन। पास्कलाइन का जो आविष्कार है वो ब्लेज पास्कल ने किया, और इस उपकरण में कई सारे गियर होते थे, जोड़ने व घटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। लेबनीज कैलकुलेटर, ये देखिए गॉडफ्राइड विलियम लेबनीज जो फ्रांस के थे, इसका आविष्कार किया। इस मशीन में सभी 4 बुनियादी गणितीय संक्रियाएं हो सकती थी। वर्तमान में गाड़ी स्पीडोमीटर में इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। जो लेबनीज कैलकुलेटर है ना, इसका यूज जो वर्तमान में है गाड़ी के स्पीडोमीटर में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जैगार्ड्स लूम। जैगार्ड्स लूम जोसेफ मैरी ने बताया था 1801 में। यह पहला यांत्रिक करगा था जो इनपुट बुनाई पैटर्न के लिए पंच कार्ड का प्रयोग हुआ। टेक्सटाइल प्रक्रिया में इसका यूज होता है। अब देखिए बात करते हैं डिजिटल युग की। जो कंप्यूटर का डिजिटल युग आया इसकी बात करते हैं, और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए डिजिटल युग में बात करेंगे, पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो था एनीएक, और एनीएक की परिभाषा भी है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। एनीएक के जो आविष्कार हैं जो एकर्ट और मोचली है, क्रिस्पर एकर्ट और मोचली इसका पूरा नाम, बट आप एकर्ट और मोचली याद रखेंगे तब भी काम हो जाएगा। 1946 में बना, सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर था, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था, अभियांत्रिक शोध के लिए यूज किया जाता था। उसके बाद बात करते हैं एडसेक। एडसेक एडसेक जो है वो मॉरिस विल्किस इंग्लैंड ने बनाया था। 1949 में पहला कंप्यूटर था जो संगणित प्रोग्राम का उपयोग करता था। यह स्मृति के लिए पारा, देखिए पूरा आपको बता दें, यह स्मृति के लिए पारा विलंब लाइनों और तर्क के लिए व्युत्पन्न वैक्यूम ट्यूब की हेल्प लेता था। ये देखिए इसका प्रयोग जीन आवृत्तियों से संबंधित आकलन एवं सामग्री के लिए किया जाता था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। एडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीजल
वर्सटाइल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जॉन मैन न्यूमैन ने इसका आविष्कार किया, अमेरिका के थे ये, आप इनके नाम याद कर लेंगे बस। फिर उसके बाद अगला जो आएगा वो आएगा यूनिवैक, यूनिवैक का मतलब है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका आविष्कार एकार्ट और मोचली ने किया था। उसके बाद ये देखिए कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ और जनरेशन है वो यहाँ पे आ जाएंगी। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें आता है एनिएक, एडवेक, यूनिवेक और IBM 701। देखिए फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है आप लोग याद रखेंगे जिसके पीछे AC लगाओ, क्या लगाओ, AC, वो सारे के सारे जल्दी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होंगे। क्या, जिसके पीछे AC लगाओ वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होंगे, चाहे एनिएक हो, चाहे एडवेक हो, चाहे यूनिवेक हो। IBM 701 ये अलग है। फर्स्ट जनरेशन में जो हार्डवेयर होता था वो वैक्यूम ट्यूब होता था और मैकेनिकल ड्रम का यूज करते थे इसमें मेमोरी के लिए। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मशीनी भाषा को यूज करता था और आकार में बहुत बड़े होते थे। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, यूनिवेक। इसकी जो जनरेशन की ईयर है वो है 1945 से 1964। ट्रांजिस्टर का यूज होता था इसमें, और ये कैसे थे, मैग्नेटिक टेप और डिस्क का यूज करते थे, असेंबली लैंग्वेज का यूज करते थे, बिजली की खपत कम करते थे। तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर है, इसका टाइम पीरियड ये है 1963 से 71। इसमें IC चिप का यूज हुआ था और कोबोल और C भाषा का यूज करते थे, कोबोल, C++ और फोर्ट्रॉन भाषा का यूज करते थे। आगे जो है चौथी जनरेशन की बात करें तो चौथी जनरेशन और पांचवी जनरेशन, चलिए एक बार में ही दोनों करा देते हैं, चौथी और पांचवी। चौथी जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो 1971 से 1989 तक रहे। इसमें जो है BLSI का यूज हुआ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और इसमें जो सेमीकंडक्टर मेमोरी लग के आने लगी थी। रियल टाइम शेयरिंग कंप्यूटर थे और उच्च स्तरीय भाषा, ये जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज है उनका यूज होने लगा था, और बेहद सस्ता भरोसेमंद। फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो काफ़ी इजी हो गए थे, सस्ते हो गए थे, चीपर हो गए थे। पांचवी पीढ़ी 1989 से आज तक चल रहा है। ULSI का यूज हुआ, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ऑप्टिकल डिस्क का यूज होने लगा। AI इसी में आई है, और KIPS में डेटा स्टोरेज बढ़ गया। चलिए मैं आपको इसका ओवरव्यू एक बार दे देता हूँ पूरा का पूरा जनरेशन और कंप्यूटर का, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए हम बात करते हैं कंप्यूटर जनरेशन की, किसकी, कंप्यूटर जनरेशन। याद रखेंगे आप, जितना मैं बता दूंगा उतना ही याद रखेंगे। पहली जनरेशन जो थी उसमें जो उसका टाइम पीरियड था 1945 से 55 था लगभग, आप याद रखेंगे। और इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, और इसकी जो भाषा थी वो थी असेंबली लैंग्वेज। कौन सी थी, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे जैसा मैं बताऊंगा। दूसरी जनरेशन का जो कंप्यूटर था, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था, उसका टाइम पीरियड आप याद रखेंगे 1955 से 66 तक या 65 तक, एक दो साल आगे पीछे हो सकती है। इसमें जो हार्डवेयर यूज हुआ था वो हुआ था ट्रांजिस्टर। क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर। और इसकी जो भाषा थी वो थी, सॉरी, इसकी असेंबली थी। कौन सी थी, असेंबली थी। आप इसको थोड़ा सा सही करेंगे। इसकी जो भाषा थी वो यहाँ पे लिखेंगे मशीनी लैंग्वेज। मशीनी का मतलब 0 और 1, फर्स्ट जनरेशन की। ऐसी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो 1966 से 71 तक रहे, और इसमें जो IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट जो सिलिकॉन की बनी होती है, सेमीकंडक्टर होता है, जेम्स किल्बी ने बनाई, लगी होती थी। और इसकी जो भाषा थी वो थी कोबोल और फोर्ट्रॉन। कौन सी थी, फोर्ट्रॉन और कोबोल। यानी कि आप कहेंगे कि पहली में मशीनी लैंग्वेज, दूसरी में असेंबली लैंग्वेज, और तीसरी में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होने लगा था। अब तीसरी जनरेशन से चौथी और पांचवी में हाई लेवल का यूज होगा, 4 और 5।
चौथी जनरेशन रही 1971 से 1989 तक, ठीक है। और ये ULSI बेस्ड था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, हाई लेवल का यूज इसमें होने लगा था। पांचवी जनरेशन 1989 से आज तक है, इसमें BLSI का यूज होने लगा। किसका? BLSI। तो इतना आपको जनरेशन के बारे में याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए कंप्यूटर सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। चलिए हम बात करते हैं, जो कंप्यूटर बना होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से बना होता है, ठीक है। और हार्डवेयर होते हैं जो एक्सटर्नल, इसके जो डिवाइस होते हैं जिन्हें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से बाहर से जोड़ते हैं या फिर जिसे हम टच कर सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर के कार्य करने के लिए जो होते हैं, कंप्यूटर की जो कार्य करने की जो क्षमता है उससे बढ़ाते हैं, या अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम कंप्यूटर में एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो देखिए बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग है जिसे हम हाथों से छू सकते हैं। क्या है? थोड़ा सा आप जल्दी करेंगे, क्लास काफ़ी लंबी हो रही है। हार्डवेयर जिसे हम हाथों से छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रोसेसर, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, ये सारे के सारे हार्डवेयर हैं। और हार्डवेयर के कंपोनेंट की अगर बात करें तो हार्डवेयर के जो कंपोनेंट होंगे वो होंगे मदरबोर्ड। मदरबोर्ड देखिए एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है, इसे मेन कंप्यूटर या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। मदरबोर्ड में जो होते हैं वो CPU, रैम, रोम, HDD, मॉनिटर, बायोस, सीमॉस, माउस, कीबोर्ड। मदरबोर्ड इन सभी उपकरणों को पावर सप्लाई करता है और आपस में कम्युनिकेट करवाता है। और मदरबोर्ड क्या है? एक हार्डवेयर है। अब मदरबोर्ड में देखिए SMPS होता है। SMPS का काम क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है जो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। SMPS कंप्यूटर के अलग अलग हार्डवेयर उपकरणों के लिए बिजली प्रदान करता है। इसका मुख्य काम इलेक्ट्रॉनिक बोर्डों से आने वाली अल्टरनेटिंग करंट यानी कि AC करंट को DC में चेंज करता है। यानी कि अगर आप कंप्यूटर में जब भी पावर लगाते हैं तो देखिए डायरेक्ट जो पावर होती है वो AC होती है। क्या होती है? AC। सिर्फ और सिर्फ हम पॉइंट टू पॉइंट लगाएंगे। AC जो करंट होता है उसे SMPS क्या करता है? SMPS DC में चेंज कर देता है। कंप्यूटर में जितने वोल्ट की ज़रूरत होती है उतने वोल्ट कंप्यूटर को दे देता है, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 20 वोल्ट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। स्टोरेज कंट्रोलर। किसकी? स्टोरेज कंट्रोलर। देखिए स्टोरेज कंट्रोलर एक उपकरण है जो स्टोरेज एरेज को नियंत्रित करता है और इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के घटक शामिल हैं: CPU, कैशे मेमोरी, नेटवर्क मेमोरी डिवाइस और साथ में कनेक्शन इंटरफेस। देखिए स्टोरेज कंट्रोलर एक उपकरण होता है जो डेटा को स्टोर करता है। अब देखिए बात करते हैं कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी की बात करते हैं यहाँ पे। तो कैशे मेमोरी एक तरह से जो CPU होता है और मेमोरी होती है इसके बीच में कार्य करती है। एक तरह से रैम होती है। इसका काम होता है जो CPU की स्पीड है उसको बढ़ा देना। ध्यान रखेंगे कैशे मेमोरी का काम होता है जो मेमोरी की स्पीड है उसको इंक्रीज कर देना। चलिए आगे बात करते हैं ग्राफिक कंट्रोल की। देखिए ग्राफिक कंट्रोल का काम क्या होता है? आपके कंप्यूटर में जो भी ग्राफ या पिक्चर आप इनबिल्ड हैं, अगर मदरबोर्ड में ग्राफिक कंट्रोल कार्ड नहीं होगा तो आपको वो विजुअल नहीं होंगे, यानी कि आप पिक्चर या फिर ग्राफ को नहीं देख सकते। तो मदरबोर्ड में पहले से ही ग्राफिक कंट्रोल कार्ड को इंस्टॉल किया जाता है। आगे बात करते हैं इंटरफेस कंट्रोलर की। देखिए इंटरफेस कंट्रोलर क्या होता है? इंटरफेस कंट्रोलर का काम होता है अगर आपको अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना है, कुल मिला के कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना है, या तो आप वायर्ड रूप से जोड़ेंगे USB के माध्यम से, या फिर आप वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से जोड़ेंगे, तो तभी जोड़ सकते हैं जब आपके कंप्यूटर में जो है इंटरफेस कंट्रोलर कार्ड पड़ा होगा। जिस लैपटॉप या कंप्यूटर में इंटरफेस कंट्रोलर कार्ड नहीं होगा उन्हें हम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिए जब कंप्यूटर लेके आते हैं तो इसमें कंपनी के द्वारा मदरबोर्ड में खुद ही इनबिल्ट ये कार्ड कर दिया जाता है, आपको
सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर के पर्पज से याद रखना है कि इंटरफेस कंट्रोलर का काम क्या होता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू की। थोड़ा सा जल्दी से एक्सप्लेन करेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे। सीपीयू के जो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। कंप्यूटर में जितने भी निर्देश होते हैं या प्रोग्राम होते हैं सबको एग्जीक्यूट कौन करता है? सीपीयू कहता है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एक सीयू होता है, एएलयू होता है और एक मेमोरी यूनिट जनरल पर्पज रजिस्टर होता है। सीयू का काम क्या होता है? कंप्यूटर के जितने भी फंक्शन वर्क कर रहे हैं, प्रोग्राम वर्क कर रहे हैं, सभी को जो कंट्रोल करेगा वो सीयू करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, कंप्यूटर में जितने भी काम होते हैं, सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट है। सीयू पूरे कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। बात करते हैं एएलयू, इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर में जितने मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, यह कंप्यूटर की प्रमुख यूनिट होती है। इसके द्वारा कंप्यूटर की सभी अर्थमेटिक एवं लॉजिकल कार्य किए जाते हैं। यह प्रोसेसर के अंदर होता है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया, कंप्यूटर में जितने मैथमेटिकल फंक्शन होंगे एएलयू कंट्रोल करता है। अब आती है मेमोरी यूनिट। यह सीपीयू का एक हिस्सा होता है जो प्रोसेसिंग के समय डेटा को स्टोर करने में काम करती है। यह कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है क्योंकि सीपीयू के सबसे नज़दीक होती है। मेमोरी सीपीयू के बिल्कुल पास होती है, इसलिए ये सबसे फास्ट होती है। मेमोरी यूनिट में 2 आती है, रैम और रोम। अब देखिए बात करते हैं एनआईसी, इनकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर आपको कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता तो आपके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए। और इसका जो काम है, इसके लिए एक ड्राइवर होता है। जितने भी हार्डवेयर होते हैं सभी के लिए ड्राइवर होता है। अब इनबिल्ड होके आने लगे, पहले कंप्यूटर आते थे उनमें मान लीजिए आपको माउस कंप्यूटर में कनेक्ट करना है तो माउस का हार्डवेयर पहले उसमें डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता था। कीबोर्ड कनेक्ट करना तो कीबोर्ड का जो ड्राइवर है उसे इंस्टॉल करके डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता था। बट आज जितने भी कंप्यूटर आ रहे हैं सभी में ये हार्डवेयर पहले से इंस्टॉल होते हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजी है अब आप यूएसबी के माध्यम से आगे प्लग एंड प्ले यानी कि लगाओ और तुरंत का तुरंत वर्क करेगा। जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक प्रोड्यूस्ड यूनिट और एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर थे, अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। कंप्यूटर में किसी निर्धारित कार्य को करने के लिए कंप्यूटर में किसी निर्धारित कार्य को करने के लिए दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। ये कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा तैयार किए जाते हैं तथा प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखिए इंस्ट्रक्शन ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। ये बात ध्यान रखें, प्रोग्राम किसे कहते हैं, पॉइंट बहुत जरूरी है। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम को हम जब कलेक्ट कर देते हैं तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखिए प्रोग्राम्स के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये दोनों पॉइंट हैं और ये याद रखेंगे। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले इसे इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आप दोगे तो प्रोग्राम बन जाएगा। बहुत सारे प्रोग्राम को एक जगह कलेक्ट कर दोगे और एक एप्लीकेशन डेवलप कर दोगे, उसे सॉफ्टवेयर कहेंगे। एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्रोग्राम इंक्लूड होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तभी तो उसे सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है। हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोग्राम इन्वॉल्व होते हैं, तो उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम किसी एक कार्य को करेगा, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को ऐड करोगे उसे प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से चलता है, रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सबसे अंदर जो होता है वो हार्डवेयर इनर पोर्ट मीडिएटर होता है सॉफ्टवेयर, और ये हम लोग यूजर है। मतलब सॉफ्टवेयर क्या करता है, हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ध्यान रखेंगे, सॉफ्टवेयर यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग यूजर है, कंप्यूटर चला रहे हैं, अगर हमारे कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम कैसे वर्क कर पाएंगे। मान लीजिए हमारे पास एक एज ब्राउजर है या फिर क्रोम ब्राउजर है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है। अगर क्रोम ब्राउजर नहीं होगा तो हम इंटरनेट कैसे एक्सेस कर पाएंगे, या सर्च इंजन नहीं होगा तो इंटरनेट कैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो वो सॉफ्टवेयर हो गया एक। तो सॉफ्टवेयर का काम क्या हो गया, यूजर और हार्डवेयर। हार्डवेयर हमारा जो सिस्टम है, लैपटॉप है, पीसी है, उसके बीच में आपस में दोनों को कनेक्ट कर दिया, यानी कि इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, सॉफ्टवेयर का काम होता है एंड यूजर या फिर यूजर और इनर यूजर, यानी कि हार्डवेयर के बीच में मीडिएटर की तरह से काम करता है या इंटरफेस प्रोवाइड करता है।
टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखिए 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी और डिवाइस ड्राइवर। अब आपको यहाँ पे मैं बता दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके बिना कंप्यूटर बूट नहीं करेगा, जिसके बिना कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी है, आत्मा है ही नहीं, तो उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? विंडोज हुआ, लाइनक्स हुआ, एमएस और मैक ओएस हुआ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके बिना कंप्यूटर बूट नहीं करेगा, ऑन नहीं होगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प करते हैं, कंप्यूटर की जो कार्य करने की क्षमता है उसे इंक्रीज करते हैं। जैसे एंटीवायरस हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, डिस्क डिफ्रेगमेंटल हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, डिस्क क्लीनअप हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी डिवाइस है उसको रन करने के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है, उसे हम डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीनों के तीनों ये सिस्टम के साथ आपको मतलब इन सिस्टम अगर आपके पास है, इस ये सॉफ्टवेयर आपके पास होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, इनके बिना कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंस्टॉल करते हैं या फिर बिल्ड करवाते हैं। जैसे कस्टम बिल्ड करवाते हैं, जैसे बैंक का हुआ, रेलवे का हुआ, अलग अलग किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए अपना एप्लीकेशन बिल्ड करवाते हैं, उन्हें कस्टम बिल्ड कहते हैं। और कुछ होते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर, जिसका पूरा का पूरा पैकेज या सूट मिलता है। जैसे एम एस ऑफिस, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भाग है और ये पूरा का पूरा पैकेज सॉफ्टवेयर है, जनरल पर्पज से कोई भी इसे यूज करता है, जनरली सभी लोग इसका यूज करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर के टाइप हैं और हमने आपको बता दिए और समझ में आ भी गए होंगे, काफ़ी आसान भाषा में बताए हैं। आगे देखिए हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे यूजर के विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए विकसित किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोग्राम है जिसे एंड यूजर के लिए बनाया गया है। इस प्रोग्राम के माध्यम से एंड यूजर विशेष प्रकार के कार्यों को कर सकता है, अभी मैंने आपको बताया। जैसे यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसर हुआ, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, एमएस वर्ड, एलो राइटर, वर्ड पैड, गूगल डॉट और राइटर, ये उसका है लिब्रे ऑफिस राइटर का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, एम एस पावर पॉइंट, ऐसे ड्राइंग एम एस पेंट, कोरल ड्रो, ग्राफिक सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेशन एडोब फोटोशॉप, टेक्स्ट एडिटर और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यूएलसी, किट प्लेयर और जीओएम प्लेयर। इसके बाद इधर देखिए अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं टैली ERP9, टैली प्राइम और मोरग्रिप। डेटाबेस सॉफ्टवेयर साइबेस, एमएस एक्सेस, लिब्रे ऑफिस बेस, ओरेकल, मारिया डीबी, मैंगो डीबी और फॉक्स प्रो, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओपेरा, गूगल क्रोम, एमएस एज, मोजिला फायरफॉक्स। अभी मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल भी बताया था क्रोम का। देखिए इसका काम होता है हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करना। ये देखिए आ भी गया है, गूगल क्रोम, ओपेरा और माइक्रोसॉफ्ट का एज। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर देखिए, सॉफ्टवेयर के जो टाइप होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ओपन सोर्स, एक होते हैं प्रोप्राइटरी और एक होते हैं शेयरवेयर और एक होते हैं फ्रीवेयर। देखिए ओपन सोर्स कौन से होते हैं? ओपन सोर्स जो होते हैं वो होते हैं लिब्रे ऑफिस, लाइनक्स, मोजिला, मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिनके लिए हमें कोई भी पैसा नहीं देता होता है, कभी भी नहीं देना होता, वो ओपन सोर्स होते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं जो पेड होते हैं या जिसके लिए हमें पैसा देना होता है। क्या देना होता है? पैसा। ये वाले ओपन सोर्स देखिए फ्री होते हैं और जो ये प्रोप्राइटरी है ये कैसे होते हैं? पेड होते हैं। और शेयर बेयर जो होते हैं वो क्या होता है? कुछ मतलब एक वीक या एक महीने के लिए पहले तो फ्री होते हैं बट बाद में पैसा देना होता है। मतलब इनका जो डेमो होता है वो फ्री होता है, लेकिन बाद में क्या देना पड़ता है? बाद में इसे पेड यानी कि पैसा देना पड़ता है। तो इसे हम शेयरवेयर कहते हैं। ट्रायल वर्जन में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है लेकिन बाद में पैसा देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रीवेयर। फ्रीवेयर क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द इंटरनेट। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है इंटरनेट पर। देखिए अब आप कहेंगे सर ओपन सोर्स और फ्रीवेयर में अंतर क्या है? देखिए ओपन सोर्स का मतलब ये है, इसका जो आपको सोर्स कोड है वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। आप चाहें तो इन सॉफ्टवेयर में चेंजिंग कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है उसे पूरी की पूरी तरह चेंज कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है, प्रोग्रामर है। बट इन सॉफ्टवेयर को आप सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं, चेंज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? इनमें चेंज नहीं कर सकते किसी भी टाइप का।
ठीक है, इनकी कोडिंग से इनका जो सोर्स कोड होगा उसे चेंज नहीं कर सकते। ओपन सोर्स का सोर्स कोड भी आप चेंज कर सकते हैं। फर्मवेयर क्या होते हैं? फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। फर्मवेयर जैसे वॉशिंग मशीन हुआ, माइक्रोवेव ओवन हुआ, इनमें इंस्टॉल होके आते हैं। एडवेयर, ये देखिए एडवेयर क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट देता है, ये एडवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब इनकी आगे डेफिनेशन आएगी तो मैं पूरी नहीं बताऊंगा, जो इनके की पॉइंट है वो मैंने आपको बता दी है। देखिए स्पाईवेयर, स्पाईवेयर एडवर्टाइजमेंट को रिपीट करते हैं, इन्हें स्पाईवेयर कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट को रिपीट करते हैं। रैनसमवेयर ये क्या होते हैं? ये फिरौती मांगने के लिए यूज किया जाता है, रैनसमवेयर सॉफ्टवेयर। और मालवेयर क्या होता है? मालवेयर सारे के सारे एंटीवायरस या फिर हैकिंग होती है, वो सारी की सारी मालवेयर में यूज होती है। यानी कि दुर्भावना से तैयार सॉफ्टवेयर को मालवेयर कहते हैं। यानी कि किसी गलत पर्पज से या किसी गलत पर्पज का वर्क के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर मालवेयर कहलाता है। चलिए बात करते हैं अब आगे। ये सॉफ्टवेयर के टाइप थे और मैंने आपको की पॉइंट में बता दिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर देखिए कौन कौन से होते हैं। वही है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उन्हें कहा जाता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करता है। इन्हीं की वजह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर रन करते हैं। यानी कि जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं करेंगे, इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेस्ट उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर देखिए सिस्टम मैनेजमेंट करते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट करते हैं, सिस्टम यूटिलिटीज करते हैं। सिस्टम मैनेजमेंट कौन कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और फर्मवेयर। सिस्टम डेवलपमेंट कौन कौन करेगा? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लिंकर, लोडर, डिबगर। ठीक है, ये पूरा का पूरा डेवलपर द्वारा ये बनाया जाता है। उसके बाद सिस्टम यूटिलिटीज मैंने बताया, टेक्स्ट एडिटर, एंटीवायरस, फाइल मैनेजर, सिस्टम मॉनिटर और आगे देखिए डायग्नोस्टिक। ये होते हैं सारे के सारे। अब देखिए सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं जो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बाहरी कार्य या विशेष कार्य को नियंत्रित करता है। यहाँ पे पूरा लिखा सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम यूटिलिटी, डिस्क कंप्रेशन, डिस्क डिफ्रेगमेंटल, बैकअप यूटिलिटी और डिस्क क्लीनर, एंटीवायरस। सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, इमेज एडिटर। विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर कौन कौन से होंगे? ये होंगे रिजर्वेशन सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, रिपोर्टेड कार्ड जनरेटर। देखिए कुछ जो शास्त्रीय भाषाएं तथा उसके अनुप्रयोग यहाँ पे हम बताने वाले हैं और ये आपके सिलेबस में है। फोर्ट्रॉन की बात करेंगे। फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन इसका जो फुल फॉर्म होता है वो फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है पूरा नाम। ठीक है, ये देखिए गणित के क्षेत्र में कैलकुलेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, आप ये ध्यान रखेंगे। गणित के क्षेत्र में कैलकुलेशन के लिए या पूछा जाता है पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? वो फोर्ट्रॉन थी। ठीक है, 1957 में जॉन वेकस ने इसे बनाया था। बस 3 पॉइंट आप याद रखेंगे, ये याद नहीं रखेंगे, ये भी याद नहीं रखेंगे। एल्गोल इसकी फुल फॉर्म होती है, वो होती है एल्गोरिदम लैंग्वेज। क्या होती है? एल्गोरिदम लैंग्वेज 1958 में बनाई वैज्ञानिक प्रयोग के लिए। लिस्ट प्रोसेसिंग देखिए एआई जो भी अब वर्क कर रही है वो लिस्ट भाषा में बनाया गया था, 1958 में बनाया गया था जॉन मैकार्थी द्वारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्ट भाषा इसका आप याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं इसे। आगे बात करते हैं कोबोल। कोबन इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। 1959 में ग्रेस होपर ने विकसित की और बिजनेस पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। 1964 में इसे बनाया गया, शिक्षण कार्य के लिए यूज होती है। बेसिक लैंग्वेज बच्चों को सिखाई जाती है। पास्कल 1910 में बनाई, ब्लेज पास्कल ने बनाई थी ये, और शिक्षण कार्य के लिए यूज होता है। सी लैंग्वेज 1972 डेनिस रिची। कौन? डेनिस रिची बेल अमेरिका में बनाई 1972। सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए इसे यूज किया जाता है। सी लैंग्वेज क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस देखिए सी प्लस प्लस 1980 में किसने बनाई? बजाज ने, स्टोस्टप ने बनाई।
सिस्टम ऑब्जेक्ट ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा 1995 में जेम्स गोसलिंग ने बनाई। ध्यान रखेंगे जेम्स गोसलिंग। और इसका भी यूज किसके लिए होता है? प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में, इंटरनेट और प्रोग्रामिंग दोनों में होता है। अब बात करते हैं लैंग्वेज। बीबी विजुअल बेसिक, बीबी का फुल फॉर्म विजुअल बेसिक होता है। बीबीएस का विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट होता है। एटी बेल लेबोरेटरी, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफी बेल लेबोरेटरी ने C++ बनाई। ठीक। आगे MIT का मतलब होता है मैसूचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर। अब बात करते हैं किसकी?